नमस्कार। विद्या भारती मैनेजमेंट ऐप में आज हम लोग नई शिक्षा नीति पे कुछ चर्चा करेंगे। सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को अपने स्क्रीन पे विद्या भारती एलएमएस दिख रहा होगा। इस विद्या भारती डेमो स्कूल में सारे फंक्शंस वही हैं जो किसी भी विद्यालय के डैशबोर्ड पे दिखेंगे। तो सबसे ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट 725 725। इसको क्लिक करेंगे तो जी 725 स्टूडेंट का डेटा हम कैसे देख सकते हैं वो दिखाई पड़ने लगेगा। इसमें जी हमें सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहले सेलेक्ट कर लें, कोई भी क्लास सेलेक्ट कर लें। से क्लास 10th हमने सेलेक्ट किया, सेक्शन ए सेलेक्ट कर लिया और सर्च जी बटन दबा दिया। अब इस विद्यालय से संबंधित क्लास 10th में अगर कोई बच्चा नहीं जुड़ा तो आपको दिखेगा नहीं जुड़ा हुआ। अगला कोई अगर हम सेलेक्ट करते हैं, से क्लास 5th हमने सेलेक्ट किया, तो क्लास 5th में बहुत सारे बच्चे दिखने लगे। अब आप इसे नीचे तक अगर स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो इस क्लास के सारे बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। सबको दिख रहे होंगे ये सारे बच्चे। अब सबसे दाहिने हाथ में 3 डंडियां जो बनी हुई हैं जहां पे हम कर्सर लेके जा रहे हैं, इस कर्सर को अगर हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया हमने, तो जिस बच्चे का वो लाइन थी, डेटा था, वो पूरे बच्चे का डेटा अब दिखने लगा। सृष्टि वर्मा नाम लिख के आ रहा है, उसमें उसका रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, आरटी, जेंडर, इसके अलावा उसकी एडमिशन डेट, डेट ऑफ बर्थ, सारा डेटा इसमें दिखाई पड़ रहा है। उस बच्चे के पेरेंट्स का नाम, अगर फोटो लगा दिए जाए सबके, विद्यालय द्वारा हर माँ बाप का भी फोटो लगा दिया जाए तो उनके फोटो भी दिखेंगे, बच्चे का भी फोटो दिखेगा, और इवन किस बैंक से उसकी फीस आती है बैंक डिटेल दिखेगा, उसकी हेल्थ डिटेल दिखेगी, ब्लड ग्रुप दिखेगा, ये सारा दिखाई पड़ रहा है। इससे इससे आपको ये समझ आ गया कि बच्चे की, जितने भी बच्चों की एंट्री होगी सबकी डिटेल किसी भी लेवल पे हम देख पाते हैं स्कूल के अंदर जाके। इसी में आप देखिए तो दाहिनी तरफ एक चाबी का निशान बना हुआ है। ये चाबी का निशान दिख रहा होगा। राजेंद्र बाबू, आप सबके बिहाफ पे हाँ ना बोलते रहिए जिससे हमें पता लगता रहे कि जी दिख रहा जी है। हाँ दिख रहा है हाँ तो ये दाहिनी दिख रहा तरफ जो चाबी का निशान दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे हम जैसे ही, तो है ये जी उस बच्चे का यूजर आईडी पासवर्ड, उसके पेरेंट का यूजर आईडी पासवर्ड दिख गया। प्रायः क्या होता है कि कभी बच्चा जी कहेगा सर हम पासवर्ड भूल गए अपना, तो हाँ जी जी जो भी विद्यालय का एडमिन है वो तुरंत इस चाबी को दबाएगा और विद इन ए जी सेकेंड बता देगा बच्चे को कि उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है। पेरेंट कहेगा सर हम यूजर आईडी पासवर्ड भूल गए, तो उसको भी तुरंत हम फोन पे बता सकते हैं कि ये यूजर आईडी पासवर्ड है, उसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप चाबी के बगल में देखेंगे एक लाल रंग का उल्टा अंगूठा बना हुआ है। हाँ दिख रहा है इस उल्टे अंगूठे को हमने क्लिक किया, जी ऊपर ऊपर एक विंडो खुल के आ गई जैसे ही क्लिक किया हमने। एक चौकोर डिलीट विंडो दिख लिखा रही हुआ है। है बिल्कुल डिलीट ही लिखा ये देखे जहां हम कर्सर ला रहे हैं यहाँ एक दिख रहा है ना विंडो। आ गया। तो अगर हम ओके को क्लिक कर देते हैं, ओके हमने क्लिक कर दिया, तो अब देखिए स्क्रीन में जहां पे अंगूठा दिख रहा था उसकी जगह एक लाल डस्टबिन दिखने लगा। दिख रहा है? दिख रहा है इस लाल डस्टबिन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, उस पे देखिए कर्सर हम लाए, ऊपर काले रंग से आ गया डिलीट। डिलीट आ गया ठीक है अब अगर हम इसे दबा देंगे तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब ये जब हम वापस इसको देखेंगे तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा वहां पे। तो इस तरीके से अपने आप आपका जो गलत एंट्री हो गई है या गलत रिकॉर्ड जुड़ गया है या कोई ऐसी चीज हो गई है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। अब एक बार फिर से जी अगर हम उसी क्लास को खोलें, उसी सेक्शन को खोलें, उस बच्चे को देखेंगे तो वो बच्चा वहां नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है। अब मान लिया इसी बच्चे को आपको किसी दूसरे सेक्शन में एडमिशन देना है। जी अभी तक 5th A में था, अब 5th B में उसको एडमिशन देना है। जी यहाँ पे हमने स्टूडेंट एडमिशन क्लिक किया, पूरा एक विंडो खुल गई हमारे पास। इस पूरी विंडो में अब उसका हम पूरा एडमिशन नंबर, रोल नंबर, डिटेल जो भी भरा जाना है वो पूरा भर देंगे, और जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही ये पूरा लास्ट में सबसे नीचे सेव दिख रहा है,
वो बच्चा अब 5B में दिखने लगेगा। अभी तक 5A में गलत एंट्री हो गई थी, 5B में उसकी करेक्ट एंट्री हो जाएगी। इसमें किसी को कोई शंका लग रही है डिलीट करने में? राजेंद्र बाबू, कोई डिलीट शंका करने लग में रही है? डिलीट करने में कोई शंका ही नहीं रहती भाई साहब। अच्छा, ठीक कोई है। शंका नहीं। बस अब ठीक उसको है। सेक्शन बदलना है, आपने सेक्शन बदल दिया, 5B कर दिया अब जी उसका, जी 5B में एंट्री कर जी दीजिए, 5B में दिखने लगेगा। एक जी स्टूडेंट एक ही समय पे 2 सेक्शन में नहीं दिखाई पड़ेगा कभी। अगर आप एक जी सेक्शन में एंट्री दे चुके हैं और दूसरे में उसको डालना चाह रहे होंगे तो वो कभी नहीं दिखेगा। एक एक हाँ ये इम्पोर्टेंट चीज आज बताना जरूरी था हमें। इसके बाद हम हाँ किसी भी तरह की गार्जियन रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो देखिए, अब स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में गार्जियन रिपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, इसको हमने क्लिक कर दिया। अब एक स्क्रीन पूरी खुल के आ गई। इस स्क्रीन में पूरी लिस्ट है। अब इस लिस्ट में हाँ आपको किसी भी तरह के गार्जियन के बारे में, क्लास 2A का जो भी एडमिशन नंबर 6 है, इसके ये हाँ आस्था पांडे नाम लिखा हुआ है, जिसपे हमारा हाथ मूव कर रहा है, उसका रोल नंबर हाँ दिया है। अब इसकी गार्जियन डिटेल आपको देखनी तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, फादर्स नेम दीपक, उसका मोबाइल नंबर भी दिख रहा है। आप उससे ज्यादा हाँ डिटेल देखना चाहते हैं तो आस्था पांडे नीले रंग से दिखाई पड़ रहा होगा, दिख रहा है नीले रंग का? हाँ। दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है अब इसको हम क्लिक कर दिख रहा देते है हैं, भाई साहब। आस्था। अब इसको क्लिक कर देते हैं तो आस्था पांडे का पन्ना पूरा खुल गया। इस पूरे पन्ने में आप जहां देखेंगे गार्जियन डिटेल आनी चाहिए, ये पूरी डिटेल अब दिख रही है। दीपक पांडे, मोबाइल नंबर, हाँ फोटो नहीं लगे हुए हैं इसलिए नहीं दिख रहे हैं, फोटो आप जी लगा देंगे फोटो दिखाई पड़ेंगे। तो फादर्स हम्म, नेम, मदर्स नेम, जो भी लोकल गार्जियन अगर कोई और है, माँ बाप से अलग रह के बच्चा रह के पढ़ रहा है तो गार्जियन में उसका नाम आएगा, उसका फोटो दिखेगा। जी तो हमारे पास हर समय बच्चे का पूरा डेटा, उसके पेरेंट्स का पूरा डेटा हर समय अवेलेबल है। इसी के नीचे हम जाएंगे तो स्टूडेंट हिस्ट्री हमें देखनी है कि बच्चा कब हमारे यहाँ एडमिशन लिया था, क्या उसका डिटेल है, कितने साल से पढ़ रहा है, कुछ भी देखना है तो यहाँ पे आपको दिखेगा। हमने क्लिक कर दिया तो अब सारे बच्चे दिखने लगे। अगर आपको इसमें से किसी पर्टिकुलर बच्चे को देखना है, से क्लास 5th के किसी बच्चे को देखना है, एडमिशन ईयर जैसे अभी हम लोग ऐप में शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद हो सकता है जरूरत पड़े कि 2020 के सेशन में कौन सा बच्चा हमारे स्कूल में था। जैसे आज हम एलुमनाई पोर्टल पे जाते हैं तो ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमारे पास आपको ये जरूरत एलुमनाई पड़ेगी। रिकॉर्ड बन गया। जी जी ठीक है, सारे बच्चे जो जी जी आज हमारे यहाँ एडमिशन ले लेंगे, आज के बाद से लेके जीवन भर अगले 25 साल तक कभी भी हम उनका रिकॉर्ड देखते रह सकते हैं। तो जैसे ये तो एडवांस क्योंकि प्रोसेस है हमारा। जी, एडवांस प्रोसेस है हमारा ये। हाँ ये एडवांस प्रोसेस है। और इसमें जी एडमिशन जी ईयर जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो अभी हम केवल 2020 ही देख सकते हैं, तो 2020 जी हमने क्लिक कर दिया। सर्च कर देंगे तो 2020 में चूंकि सारे बच्चे हैं तो सारे दिख रहे हैं। लेकिन 2021 में जब हम 2020 देखेंगे तो 2020 में जो बच्चे पढ़ रहे थे वो सारे दिखेंगे, उनको हम जो पास आउट हो गए उनको भी देख सकते हैं, और यहाँ भी पूरी डिटेल आपको मिलेगी। जैसे ही आप, ये आस्था पांडे दिख रही है 6ठे नंबर पे, इसको आप क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो जो आज की हमारी समस्या होती है कि हम बच्चों को ढूंढते हैं किस विद्यालय में पढ़े, कब पढ़े, क्या पढ़े, कौन क्लास टीचर था, कौन प्रिंसिपल था, वो रिकॉर्ड कभी हमें पूछना नहीं है, बल्कि हम जारी किया करेंगे कि ये रिकॉर्ड है उसका, और ये उस समय प्रिंसिपल थे, ये फिजिक्स के टीचर थे, ये मैथमेटिक्स के टीचर थे। तो ये उपयोगी लग रहा है आपको ये पार्ट? राजेंद्र बाबू, उपयोगी लग रहा है ये आपको? जी ठीक है। इसमें आपको अगले 25 साल बाद भी जो बच्चा होगा उसका भी रिकॉर्ड होगा, और 25 साल पहले जो आया उसका भी रिकॉर्ड होगा। इसके बाद जी स्टूडेंट लॉगिन क्रेडेंशियल, ये स्टूडेंट लॉगिन क्रेडेंशियल जो है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो सारे बच्चों जी का क्रेडेंशियल दिखने जी लगता है। अब जी ये जो क्रेडेंशियल है ये एक टेबल पे है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे अचानक कहते हैं कि सर हमारा काम नहीं कर रहा यूजर आईडी पासवर्ड, या पेरेंट भी साथ में कहता है कि नहीं हमारा भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर देंगे 5 अगस्त से। जिस दिन राम जन्मभूमि मंदिर का भूमि पूजन होगा उसी दिन से हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चालू होगी। हाँ जय श्री राम होगा बिल्कुल सही।
बहुत सारे लोग ऐसे आ सही जाएंगे, है। गार्जियन कहेंगे बच्चा कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं भी कनेक्ट नहीं हो रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, जी विद्यालय के उस क्लास को खोलना है जो ऑनलाइन क्लास से कनेक्ट जी होगा। आपके सामने पूरा चार्ट है, हर बच्चे जी के खुद के यूजर आईडी पासवर्ड, उसके पेरेंट के यूजर आईडी पासवर्ड, पूरा चार्ट दिख रहा जी है। और विद इन ए मिनट हमें कहीं कोई रजिस्टर नहीं जी पलटना, किसी तरह का कोई जी पेपर नहीं पलटना, बस इस पे पढ़ के बताते जाना है लगातार उनको। तो जी उपयोगी जी लग रहा है कि नहीं? प्रॉब्लम रिजॉल्व करने जी। में उपयोगी है ये भी आइटम की नहीं है? अरे जी, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब जी इसके बाद स्टूडेंट कैटेगरीज भी हमने किया हुआ है। बहुत बार क्या होता बहुत है बढ़िया। कि हमें ये नहीं जी पता होता है कि ये बच्चा जो हमारे यहाँ पढ़ रहा है ये किसी हमारे शिक्षक का अ, बच्चा है, या हमारे किसी कर्मचारी का बेटा है, या उनकी बेटी है, या कुछ ऐसा डिटेल। तो हमें जब चेक करना है तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ कैटेगरी के लिए हमें सेलेक्ट करना है स्टाफ चाइल्ड। तो अगर हम स्टाफ चाइल्ड सेलेक्ट कर लेंगे तो सारे स्टाफ के जो जी बच्चे होंगे वो दिखने लगेंगे हमें, पूरे पूर्वी उत्तर जी प्रदेश का। और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो सब जगह का स्टाफ चाइल्ड दिखने लगेगा। अगर हमें सरकारी नीति आती है कि एसटी बच्चों को कोई स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो अभी हमें आंकड़े जुटाने पड़ते हैं। यहाँ पे आप एसटी कैटेगरी क्लिक कर देंगे तो जितने बच्चे एसटी में कैटेगराइज होंगे सब दिख जाएंगे आपको पूरे क्षेत्र भर के। उसी तरह जी जी OBC सारे दिख जाएंगे, दिव्यांग बच्चे अलग दिख जाएंगे। जनरल कैटेगरी में करेंगे तो सारे जनरल बच्चे दिखाई पड़ेंगे। तो इससे हमें जी कभी भी आंकड़ा विद्यालय स्तर पे देना है, या संभाग स्तर पे देना है, या प्रांत स्तर पे देना है, या क्षेत्र स्तर पे देना है, तो हम लोग इस सारे आंकड़े को तुरंत एसेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और एक्सेल फॉर्मेट में इसका प्रिंट आउट भी तुरंत निकल जाएगा। तो जो आज आंकड़े तैयार करने में हम लोगों को 2-4 दिन 5 दिन लग जाते हैं, वो समय हमारा घट के 5 मिनट में बदल जाएगा। ठीक है, ये भी उपयोगी लग रहा है क्योंकि स्कॉलरशिप वगैरह मिलती जी हैं, सरकार देती है विभिन्न कैटेगरी के जी हिसाब से। तो ये उपयोगी जी हो जाएगा हमारे लिए। इसके बाद हम स्टूडेंट को, जैसे हमने यहाँ स्टूडेंट हाउस लिखा है, तो प्राय क्या है पूरे देश में विद्यालय को उसके हाउस में बांट देते हैं। यहाँ पे अभी हमें समझना होगा कि हम लोग किस तरीके से इसको करने वाले हैं। अभी एक डमी डाल दिया हमने, ऑरेंज हाउस, पिंक हाउस, हाउस, नेहरू कुछ भी डाल दिया है। तो अगर हमारे यहाँ कोई भी पैटर्न ऐसा होगा तो हम लोग इसको डाल देंगे, और उसके बाद बच्चे उस हाउस के हिसाब से दिखने लगेंगे। प्राय जो बड़े विद्यालयों की चेन है, जो आधुनिक विद्यालय अपने को कह रहे हैं, तो उन्होंने 4 हाउस बना रखे हैं अपने विद्यालय में, और इंटर हाउस कंपटीशन वो करते रहते हैं। पहले विद इन क्लास करेंगे, फिर विद इन स्कूल करेंगे, फिर उनकी 8-10 ब्रांचेज होंगी, तो उनकी 8-10 ब्रांचेज के बीच में इंटर हाउस कंपटीशन करेंगे, और फिर हाउस की रनिंग ट्रॉफी होगी। तो हमने अपने यहाँ खेलकूद में देखा था, पीएससी ग्राउंड पे जब हुआ था, तो वहां पे हम लोगों को क्षेत्रवार ट्रॉफी हम लोग दे रहे थे। तो विद इन हाउस भी अगर कुछ करना है, किसी तरह की योजना आएगी तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है राजन बाबू, अभी कोई योजना है क्या अपने यहाँ ऐसी? आगे है, योजना है। अच्छा, योजना है तो वैसा हमें गाइड कर दीजिएगा, तो हम लोग उसी जी तरह जी से योजना को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। जी इसके जी बाद जी उसके नीचे आप देखिए एक कैटेगरी है स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो बच्चे आ जाएंगे, पूरी लिस्ट आ जाएगी। पहले क्षेत्र की लिस्ट आएगी, अगर आप प्रांत सेलेक्ट करना चाहते हैं तो प्रांत की आ जाएगी, संभाग सेलेक्ट करेंगे संभाग की आ जाएगी, विद्यालय सेलेक्ट करेंगे विद्यालय की आ जाएगी। तो जो बच्चे पास होके स्कूल छोड़े हैं वो पास आउट में दिखेंगे, और जो बच्चे किसी अन्य कारण से छोड़ दिए हैं और हमें जानना है क्यों छोड़ गए, तो उनका डिटेल यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट का नाम आ रहा है, क्लास आ रही है, उसके फादर का नेम आ रहा है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, जेंडर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, और भी डिटेल उस बच्चे की हम देखना चाहते हैं। तो लास्ट में 3 डंडी जो है, इसमें जैसे ही हम 100 पे क्लिक करेंगे तो उस बच्चे की पूरी डिटेल वैसे ही आ जाएगी जैसे पहले आप देख रहे थे। लेकिन इसका बाईं तरफ जो बॉक्स है, जैसे हमने एक मॉडल बच्चा डाल दिया गीतन बिठा लक्ष्मी, तो अब ये डार्क दिख रहा है। डार्क दिखने का मतलब है ये बच्चा अब स्कूल में नहीं है हमारे यहाँ, ये छोड़ चुका है। तो अगर कभी हमें जरूरत होती है कि कारण जाने क्यों बच्चे छोड़ रहे हैं, हमें कई बार इस मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी कि किसी विद्यालय के बच्चे छोड़ रहे हैं,
तो क्यों छोड़ रहे हैं, जिससे हम उसे सुधार कर सके। अगर सुधार करने के बाद उनको हम बताएं कि नहीं हमने सुधार कर लिया, तो वो बच्चे वापस एडमिशन ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ये कैटेगरी बनाई है, जिससे हम अपना मूल्यांकन, अपने विद्यालय का फीडबैक, अपने संभाग का फीडबैक, अपने प्रांत का फीडबैक, अपने क्षेत्र का फीडबैक अपने आप हम लोग निकालते रह सकते हैं हर समय। इसी तरह एडिट स्टूडेंट के नीचे एक कैटेगरी दी है। ये वही कैटेगरी है कि किसी भी रीजन से कोई बच्चा से क्लास 5th हमने फिर क्लिक किया और सेक्शन ए हमने क्लिक किया, जैसे ही सर्च करेंगे तो अब ये बॉक्स फॉर्म में आ गया। कई बार क्या होता है कि बाकी सब एंट्री सही है लेकिन कोई चीज छूट गई है, जैसे आधार कार्ड नंबर ब्लैंक दिख रहा है, छूटा हुआ है। तो आधार कार्ड डिटेल जब भी हम भरना चाहेंगे तो इस कैटेगरी में आएंगे, एडिट स्टूडेंट में, और सारे बच्चों का आधार कार्ड हमारे जो कंप्यूटर में एंट्री करने वाले लोग होंगे विद्यालय के, एक बार में कर देंगे और सारे बच्चों का आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा। उसी तरह जैसे मदर नेम छूटा हुआ है, मदर नेम छूटा हुआ है। मदर नेम जब आप लोग विद्यालय वाले एकत्र कर ले, एक दिन में बैठ जाएंगे, 15 मिनट में सारा फीड हो जाएगा। तो इसके लिए से बच्चे के एडिट कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से ये सारी चीजें हो जाया करेंगी। इसी तरह कोई भी करेक्शन होना है, कभी हो सकता है ऐसा हो जाए कि अचानक हमें बच्चों का यूजर आईडी पासवर्ड बदलना पड़े या सेशन बदलना पड़े, या कोई विद्यालय हमारा किराए पे था उसका एड्रेस चेंज हो गया, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, तो वो सब एडिट स्टूडेंट कैटेगरी में हम लोग लगातार करते रह सकते हैं। एक सूचना मिलेगी तो वो फील्ड हम जोड़ देंगे और उस फील्ड में तुरंत एडिटिंग हो जाएगी। जैसे कि आगे आप बढ़ा के देखिए तो जैसे रिलीजन भी खाली पड़ा है, कास्ट भी खाली पड़ा है, तो सब कुछ इसी तरह हम चाहेंगे तो आवश्यकता के अनुसार 2, 3, 4 नई फील्ड भी जोड़ सकते हैं और वो फील्ड हमारी तुरंत इसमें एंटर हो जाएगी, तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी उसकी। तो ये उपयोगी लग रहा है आप लोगों को? कम जी, से बहुत संभाग उपयोगी बहुत। जी जी ठीक है नेक्स्ट जी। इसके बाद बढ़िए एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन है। सबसे बड़ी परेशानी संभाग निरीक्षक स्तर पे या प्रदेश निरीक्षक स्तर पे या समितियों के स्तर पे ये खड़ी हो जाती है कि एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन कई बार चेंज हो जाती है। जैसे हम लोगों ने जब फीडिंग शुरू की तो जो प्रिंसिपल्स की एंट्री थी, कुछ स्थानांतरण हो गए, कुछ रिटायर हो गए और वो डेटा अपडेट नहीं हो पाया हमारा। उसका रीजन यही था क्योंकि वो पेपर से आना था, फिर कई जगह पूछना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने ये कैटेगरी दे दी है, इसमें इमीडिएट हम लोगों को काम करना है। जैसे ऐड स्टाफ हम क्लिक करेंगे तो सारा स्टाफ दिख रहा है विद्यालय का। अगर एक शिक्षक यहाँ से हट गया तो उसको आप डिलीट कर दीजिए। अगर 2 नए शिक्षक हमें लेने पड़े, नए आचार्य आ गए, तो हम उनकी एंट्री तुरंत कर दें। तो ये अपडेटिंग उसी घंटे अगर हो जाती है तो हमारा पूरा डेटा क्षेत्रवार अपडेटेड रहेगा और कहीं किसी जानकारी को जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये एंट्री हम लोगों ने इस तरह से करी है कि उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे किसी एक को हम क्लिक कर देते हैं, एक नाम दिया हुआ है राहुल शर्मा जी को हम क्लिक कर देते हैं। अब उनका राहुल शर्मा जी का पूरा डेटा दिख रहा होगा सबको। राहुल शर्मा जी का स्टाफ आईडी से रोल, हाँ, पूरा डेटा दिखने लगा जी। अब इसमें आपको अपडेट कर देना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी के पास कोई सूचना आती है, किसी तरह की, अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी तरह की हो, और क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी फोन पे उसको रिप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो अपने यूजर आईडी पासवर्ड से उस विद्यालय के उस स्टाफ को तुरंत देख पाएंगे। हो सकता है कोई गलत सूचना देने वाला उसके बारे में बुराई कर रहा हो और हमें उसका अच्छा पक्ष रखना है, तो हम कैसे रखें? या तो हम फोन करें, सूचना इकट्ठी करें, फिर उसके बाद बताएं, जानकारी दें, तब तक लोग बदनाम कर चुके होते हैं। तो हम लोग तुरंत इसे खोलेंगे, उसी समय पूरा डेटा देंगे, सारी चीजें उनकी बताएंगे, उनके बारे में, उनका पता, उनका पूर्व जो भी अनुभव है। जैसे इसमें सारी फील्ड खाली पड़ी हुई हैं, वो फील्ड जब हम भर देंगे, वर्क एक्सपीरियंस उनका भर देंगे, तो वर्क एक्सपीरियंस में हम बता पाएंगे कि वो कितने साल से शिक्षण में है, कहाँ उन्होंने पढ़ाई करवाई, कहाँ उनको मेडल मिले, किसी तरह के प्रशस्ति पुरस्कार मिले, ये सब हम उसमें बता पाएंगे।
तो इससे हमारा स्टाफ को जो गरिमामय करना है, हम लोगों का पहला लक्ष्य है कि हमारे जितने भी आचार्य हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उनका समाज में मान सम्मान बढ़े। इसके लिए ये डेटा बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए लोग जाते हैं, प्रोफाइल बना के ले जाते हैं, तो हम लोगों ने ये सिस्टम दे दिया कि हमारे सामने हर समय हमारे लोगों का प्रोफाइल होगा, और हमसे कोई अखबार वाला भी कुछ पूछेगा तो हम तुरंत खोल के बता देंगे उसे। 2-4 बार लोग प्रयास करेंगे, फिर जब उनको पता लग जाएगा अरे नहीं, इनके यहाँ तो सब चीजें एकदम रिकॉर्ड में है, तो कोई भी आदमी हमारे बारे में कभी बुरा संदेश देने का प्रयास नहीं करेगा। इसके नीचे हम जाएं तो दिखाई पड़ रहा होगा कि इंपोर्ट स्टाफ। ये इंपोर्ट स्टाफ कैटेगरी क्यों डालनी पड़ी? क्योंकि हमारे यहाँ कई जगह स्थानांतरण का प्रोविजन है। एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानांतरण होना, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में भेजना, तो यहाँ पे हम सेंट्रली इस काम को कर सकते हैं। जैसे स्थानांतरण जिस भी अधिकारी का राइट होगा, प्रदेश निरीक्षक का अधिकार होगा, तो प्रदेश निरीक्षक अपने यूजर आईडी पासवर्ड से इंपोर्ट स्टाफ करके जहां से स्टाफ आना है उसको कॉपी कर देंगे, यहाँ दिखने लगेगा दूसरे विद्यालय में, उस विद्यालय का स्टाफ को दूसरी जगह जहाँ भेजना वो वहां दिखने लगेगा। तो ये पूरा डेटा आप वहीं से ऑनलाइन अपडेट कर देंगे। हम आपको जानकारी दें, ज्यादातर सरकारी विभागों में जो केंद्र सरकार के हैं उनमें सभी में हो गया है कि ट्रांसफर की सूचना के लिए कोई चिट्ठी नहीं जाती है। उनकी ट्रांसफर की सूचना उनके आईडी पे चली जाती है, आईडी पे उनको दिख जाता है कि उन्हें दिल्ली से बेंगलोर पोस्ट कर दिया गया। अब वो दिल्ली से बेंगलोर में किस ऑफिस में पोस्ट हुए वो दिखने लगता है उनको, और सारे तरह का इंफॉर्मेशन उनको मिल जाती है कि किस डेट में रिलीव होना है, किस डेट में ज्वाइन करना है, सारा दिखता है। तो ये उसी तरह से हम लोगों का सेंट्रली कंट्रोल्ड हो जाएगा। क्षेत्र से जो स्थानांतरण होने, क्षेत्र वाले डायरेक्ट कर देंगे, प्रांत से जो होने प्रांत वाले सीधे कर देंगे, संभाग वाले संभाग से कर देंगे, और विद्यालय में भी अगर विद इन विद्यालय कोई परिवर्तन आपको करना है तो आप इसी पे अपलोड कर दीजिए। आपको टीचर को बताने के लिए चिट्ठी पत्र लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सम्मुख तो सारे लोग होते ही हैं। इसके बाद एक अगली कैटेगरी हम दिखा रहे हैं, स्टाफ अटेंडेंस। ये कैटेगरी आजकल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है क्योंकि टीचर्स का फीडबैक और स्टूडेंट का फीडबैक अब बड़ी कॉमन परंपरा हो गई है। प्रिंसिपल प्राय इस समस्या को झेलते रहते हैं कि फला टीचर अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं पढ़ा रहा, या वो विषय वो नहीं समझा पा रहा, बच्चे को नहीं समझ आ रहा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों ने ये कैटेगरी दी है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। इसमें सारे लोग हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, टीचर भी है, लाइब्रेरियन भी है, सुपर एडमिन भी है, प्यून भी है, हेडमास्टर भी है, और जितनी कैटेगरी हम लोगों के यहाँ होती होंगी वो भी जोड़ दी जाएंगी, सब जुड़ जाएंगी इसमें। अब इसमें से जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी से टीचर है, तो टीचर के बारे में हमने टीचर यहाँ डाल लिया, अब सर्च हमने कर दिया, सारे टीचर हमारे दिखने लगे, जो भी विद्यालय के टीचर होंगे सब दिख रहे हैं। अब आपने अटेंडेंस के फॉर्मेट में देखा तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा सबकी अटेंडेंस लगी हुई है, ये सारे लोग मौजूद है हमारे मॉडल स्कूल में। दिख रहा है सबको ये अटेंडेंस प्रेजेंट दिखाई पड़ रही है? दिख रही है ना? तो अब इसी तरह जैसे हम संभाग स्तर पे रिपोर्ट लेना चाहेंगे तो पूरे संभाग की अटेंडेंस दिखने लगेगी, और संभाग स्तर पे स्टैटिस्टिकल डेटा भी दिखेगा, वो अभी हम आपको एक बार दिखाएंगे। जो लोग एब्सेंट होंगे उनकी जैसे ही एब्सेंट लगाई जाएगी तो वो एब्सेंट में दिखने लगेंगे। ये जैसे हमने एक अभिषेक कुमार को एब्सेंट कर दिया तो वो एब्सेंट में दिख रहे हैं, और जैसे स्वाति पठारे इनको हम एब्सेंट कर देते हैं, ये एब्सेंट में दिखने लगेंगी, इनकी प्रेजेंस गायब हो जाएगी। तो ये सारा जो भी डेटा है सब आंखों के सामने है हर समय, और ये अटेंडेंस टीचर अपने यूजर आईडी पासवर्ड से जैसे ही लगाएंगे वैसे ही सारे एडमिन को दिखने लगेगी। विद्यालय के प्रिंसिपल को अटेंडेंस दिखने लगेगी, उसी तरह संभाग निरीक्षक को दिखने लगेगी सारे विद्यालयों की अटेंडेंस, प्रांत निरीक्षक को दिखने लगेगी सारे प्रांत की अटेंडेंस, और क्षेत्र के स्तर पे पूरे क्षेत्र की अटेंडेंस दिखने लगेगी। और जो लोग एब्सेंट हैं, अगर हम चाहते हैं कि ये जानकारी ले लें क्यों एब्सेंट होगा तो वो भी दिख सकता है। जो एब्सेंट है अगर उन्होंने बता दिया कि बीमार है तो ये जो एक नोट का हमने कॉलम डाला हुआ है, इसमें अगर हम लिख दें कि ये सिक हैं
तो हमने यहाँ पे लिख दिया SICK सिक, तो अब ये सिक दिखने लगे। तो किसी को भी हालचाल लेना है, जैसे कोरोना का दौर चल रहा है, अगर यहाँ पे किसी का आ गया कमेंट कि कोरोना पॉजिटिव, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है उनके हालचाल लेने की। वो लेकिन सब जगह दिख रहा है, हमारे राष्ट्रीय स्तर तक के लोग हम चाहेंगे तो वो भी देख पाएंगे कि इसका हालचाल लेना है, या कोई और कारण है कि फादर बीमार है या ऑपरेशन है, वाइफ का कुछ भी है, जो भी नोट है वो डाल सकते हैं। अगर हम लोग चाहेंगे तो इसके बगल में डॉक्यूमेंट भी लगवा सकते हैं कि अगर कोई आचार्य लिख रहा है कि मैं बीमार हूं, हम चाहते हैं कि डॉक्टर का पर्चा आप लगाइए साथ में कि आपने डॉक्टर से दवा ली कि नहीं ली, तो इसके बगल में हम कैटेगरी खोल देंगे, वहां पे PDF फॉर्मेट में उसका पर्चा भी दिखने लगेगा, तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिखने लगेगा, सब दिखाया जा सकता है। तो इससे आप लोगों को मैनेजमेंट में आसानी होगी या नहीं होगी? होगी, बहुत होगी। होगी नहीं ना? नहीं, बहुत। जी जी जी। अच्छा, अब इसके नीचे हम आए तो स्टाफ अटेंडेंस रिपोर्ट जो कंसोलिडेटेड देखनी होती है, वो कंसोलिडेटेड दिखने लगेगी। जैसे अब यहाँ हम सेलेक्ट कर लें टीचर, ये टीचर को हमने सेलेक्ट किया, महीना हमने से अभी चल रहा है जुलाई हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सर्च कर देंगे। अब ये देखिए आपको पूरा वैसा ही चार्ट दिखने लगा होगा जैसे रजिस्टर में होता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है। पूरा वही चार्ट दिख रहा है, और क्योंकि इस समय जी अटेंडेंस नहीं हो रही है इसलिए कहीं नहीं दिख रहा है, वरना बाद में ये आप जैसे ही चार्ट खोलेंगे आपको पूरे महीने का दिख जाएगा। आप चाहेंगे कि पूरे वर्ष का दिखा दें तो पूरे वर्ष का दिख जाएगा अटेंडेंस चार्ट। तो कई बार होता है कि जैसे कॉमन प्रैक्टिस है गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी कि किसी को इंक्रीमेंट लगाना है तो हम देखना चाहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, तो उसमें अटेंडेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर टीचर रेगुलर आ रहा है तभी वो अच्छा पढ़ा रहा होगा, अगर वो महीने में 10 दिन एब्सेंट रहता होगा तो अच्छा नहीं होगा। तो ये हमें इवेल्युएशन में बहुत ज्यादा काम करेगी, ये एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। इसका उपयोग आप लोगों को अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ठीक। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद एक कैटेगरी है टीचर लेफ्ट स्कूल। अब ये कैटेगरी भी प्रशासन की दृष्टि से हम लोगों की बहुत उपयोगी है। अगर मान लिया टीचर हमारे यहाँ से छोड़ के चला गया और हमारे पास फीडबैक था कि वो टीचर बहुत अच्छा है, तो हम जानना चाहेंगे कि वो टीचर क्यों छोड़ के चला गया। अभी इसमें जैसे हमने किसी का रिकॉर्ड नहीं डाला है, लेकिन वो रिकॉर्ड इसमें आ जाएगा टीचर लेफ्ट में, तो उसकी डिटेल कोई भी देख सकता है। हमारे क्षेत्रीय मंत्री भी देख सकते हैं, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी भी देख सकते हैं, प्रांतीय संगठन मंत्री भी देख सकते हैं, प्रांतीय समितियां देख सकती हैं, सब कोई देख सकता है। और अगर लगता है कि अच्छा टीचर हमारी किसी कमी की वजह से छोड़ गया है, तो हम उस अच्छे टीचर को फिर से बात कर सकते हैं, उन कमियों को रिजॉल्व कर सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं अगर आपस में विवाद हुआ हो, और उसको फिर से हम उपयोग में ला सकते हैं। क्योंकि हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या आज जो खड़ी है पूरे देश में है, वो सरकार में भी है और प्राइवेट में भी है, अच्छी फैकल्टी का पूरे देश में जबरदस्त अभाव है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि एक अच्छा आचार्य अगर हमारे यहाँ आ गया तो वो कभी छोड़ के ना जाए, चाहे जो कारण हो जाए। तो फैकल्टी मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने ये कैटेगरी बनाई है। ये ठीक लग रही है आप लोगों को, उपयोगी है? जी। अब इसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट पे हम आ जाएं। प्रोग्रेस रिपोर्ट आप देखिए तो प्रोग्रेस रिपोर्ट में सबसे पहली कैटेगरी हम खोल रहे हैं एग्जाम लिस्ट। एग्जाम लिस्ट जैसे ही हम खोलेंगे तो यहाँ पे हम जो भी एग्जाम जोड़ना चाहते हैं, हम कहते हैं कि जुलाई में अंत में आखिरी दिन हम एक मंथली एग्जाम लेंगे, तो यहाँ पे आपको नेम में वो एग्जाम का नाम डाल देना होगा और उस एग्जाम को कौन कौन लोग लेने वाले हैं वो डाल देना होगा। यहाँ सेव कर देंगे, वो दिखने लगेगा और उसके बाद फिर उसका पूरा स्टेटस आ जाएगा। जैसे दाहिनी तरफ आप देखिए, अगर हमने गृह कार्य भाग 1 इसको क्लिक कर दिया तो गृह कार्य भाग 1 जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसकी डिटेल आने के लिए पूरा सिस्टम अपने आप खोल देगा, किस किस विद्यालय में हुआ ये एग्जाम, कैसे हुआ। अब यहाँ पे व्यू स्टेटस हम क्लिक करते हैं, देखिए अभी कोई एग्जाम नहीं हुआ तो इसलिए ये दिखा रहा है एग्जाम नॉट अलॉटेड, लेकिन जब होगा दिखाने लगेगा कि क्या एग्जाम था, कब हुआ,
कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कितने बच्चे कितने % मार्क पाए। जैसे अभी हमें अखबार में जब अपने मेधावी बच्चों की फोटो देनी थी, तो क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी को बहुत मेहनत करनी पड़ी और सारे विद्यालयों से सारा आंकड़ा मंगाना पड़ा, तब भी कुछ गलतियां हो गई। लेकिन जब ये पैटर्न हम लोग रखेंगे तो हमें किसी से मंगाना नहीं पड़ेगा। हमारे पास सारे जो टॉपर्स होंगे वो यहाँ दिख रहे होंगे, उनकी डिटेल हमारे उनकी स्टूडेंट प्रोफाइल में दिख रही होगी, उनकी फोटोग्राफ वहां पे दिख रही होगी, हम वहीं से कॉपी करेंगे और जो काम हमें 4-5 दिन लग जा रहा करने में, उसको हम आधे 1 घंटे में पूरा करके रिलीज भी कर देंगे। इसके नीचे एक मार्क्स रजिस्टर है। अब ये मार्क्स रजिस्टर इंडिविजुअल भी है। जैसे गृह कार्य पहले हमने क्लिक कर दिया, अब सेलेक्ट करते हैं हम इसमें कि किस क्लास के बच्चों को हम देखना चाहते हैं। से क्लास 5th हम देख रहे हैं, इसमें सेक्शन ए हम देख रहे हैं, सेक्शन ए देख रहे हैं। अब जैसे ही देखेंगे, क्योंकि कोई मार्क्स रजिस्टर अभी कोई एग्जाम हुआ नहीं पे ऐप पे, लेकिन जब हो जाएगा तो यहाँ जो नो रिकॉर्ड दिखा रहा उसकी जगह वो रिकॉर्ड वैसे ही दिखाएगा जैसे अटेंडेंस रजिस्टर दिखा रहा था। वैसे ही ड्रॉप अप हर बच्चे के मार्क्स दिखाई पड़ेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हैं और किस महीने में कितने नंबर थे, हाफ ईयरली में कितने नंबर हैं, एनुअल एग्जाम में कितने नंबर आए, वो सारा दिखा देगा। ठीक लगा ये बच्चे की रिपोर्ट लेने के लिए? ठीक है भाई साहब, ठीक है। इसके नीचे हम व्यू रिपोर्ट में आ जाते हैं। अब ये व्यू रिपोर्ट हमारी जो है ये पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट को बताती है। से हमने फिर सब्जेक्ट वाइज रिपोर्ट लेनी है, गृह कार्य लिया, इसके आगे हमने क्लास 5th ले लिया, इसके आगे हम आए, हमने सेक्शन ए ले लिया, इसके बाद हमने स्टूडेंट लिस्ट जहाँ पे लेनी है उसमें जो भी विद्यार्थी है हम फिर से ले लेते हैं। अगर आस्था सिंह को, तो आस्था सिंह हमने क्लिक कर दिया। अब इसकी पूरी रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट कार्ड हम लोग बनाते हैं ना, सब सारे विद्यालय रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं, वही फॉर्मेट हमने विद्या भारती वाला लिया है डेमो स्कूल में, और इसको जिस तरह से भी हम चाहेंगे उस तरह से बदल भी सकते हैं और ये रिपोर्ट कार्ड हर समय दिखेगा। इसके लिए किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड खो गया या विद्यालय में मिस हो गया या बच्चे ने रखा और दीमक खा गए, चूहे काट गए, कुछ भी हो जाए, उसका रिपोर्ट कार्ड नहीं मिस हो रहा और ये पूरे जीवन का रिकॉर्ड होगा। तो ये अच्छा रहेगा। जी जी, अच्छा है भाई साहब, अच्छा है। ये डिजिटल रिकॉर्ड है, ये कभी नहीं खत्म होना, जीवन भर नहीं खत्म होना। तो डिजिटल, जी जी। जैसे कई बार होता है ना कि आज जिसकी उम्र 60 साल हो गई, उससे आप मांग लीजिए कि स्कूल की मार्कशीट दे दो तो और इंटर की मार्कशीट दे दो, तुम्हें कहीं नियुक्त कराना है, तो वो कहेगा साहब मिलेगी इस उम्र में मार्कशीट हमारी। लेकिन ये जब आप अप्लाई करेंगे तो ये उनकी उम्र अनंत हो गई अब, और आने वाली पीढ़ियों में वो कहेंगे कि अपने बाबा की मार्कशीट निकाल दो, तो वो भी निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक हाँ, है, एकदम निकल जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद एक कैटेगरी है प्रमोट स्टूडेंट। जैसे लोगों को अभी बड़ा कष्टदायक लग रहा है, अभी मुश्किल से 200 विद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में ईमानदारी के साथ हमें कोऑपरेट किया है डेटा भरने में, लेकिन लोगों को बार बार हम लोग ये समझा रहे हैं कि ये वन टाइम वर्क है। क्यों वन टाइम वर्क है? कि जैसे ये हमने कैटेगरी जो खोली है, ये कैटेगरी है प्रमोट स्टूडेंट। प्रमोट स्टूडेंट मतलब जो 5वें में जिस बच्चे को आज आपने भर दिया है, अब ये 6th में जाएगा, तो 6th में जाएगा तो डेटा फिर से नया नहीं भरना है। केवल प्रमोट स्टूडेंट जो कैटेगरी अभी हमने खोली थी, उस कैटेगरी को हम लोग क्लिक करेंगे और उस कैटेगरी में जाके प्रमोट हमने इसके आगे डाल दिया, वो अपने आप प्रमोट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रमोट हो गया और उसका पूरा डेटा हमारे पास बना हुआ, रिकॉर्ड वैसे ही मेंटेन रहेगा। इसको एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, ये सर्च आ गया। अब इसमें जो ये बच्चे दिख रहे हैं, किसी एक को प्रमोट करके हम दिखाते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको करंट रिजल्ट में पास फेल दिख रहा है। अब जो बच्चे पास हो गए वो पास हो गए, जिसको हम फेल दिखा देंगे वो फेल हो जाएगा। उसके आगे आप देखिए नेक्स्ट सेशन स्टेटस पूछ रहा है वो, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू कर देंगे तो वो अपने आप अगले साल 5वें से 6ठे में चला जाएगा। ठीक है,
अगर उसने विद्यालय छोड़ दिया तो लीव आगे दिख रहा है, वो लीव क्लिक कर देंगे तो वो स्टूडेंट हट जाएगा उससे। अगर हमारे पास उस सेक्शन में 40 बच्चे थे और 2 बच्चों ने छोड़ दिया तो 38 बच्चे आप प्रमोट कर देंगे, 2 वैकेंसी आपको दिखने लगेंगी वहां पे। उसके बाद आप 2 एडमिशन ले सकते हैं आराम से। तो ये उपयोगी रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया, तुरंत एट ए ग्लांस। इसका मतलब आप लोग ये फिर से एक बार समझाने की कोशिश कीजिए, चाहे वो हमारे जी जीएसएस के स्कूल हो चाहे बीएसएस के, कि एक ही जी बार ये करना है और इसी वर्ष करना है। अगले वर्ष तो कोई काम ही नहीं करना, केवल 10-15 बच्चे जो नए आ जाएंगे उनका एडमिशन कर देना है, 2-4 बच्चे जो जो छोड़ ले जाएंगे उनको हटा देना है, बस इतना ही करना है। तो आसान हो गया ना बहुत बिल्कुल जल्दी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं अगर, तो एक्सपेंसेस एक हमारी कैटेगरी है। बहुत सारे लोगों का ये सोचना है कि अकाउंट बनाना बहुत टेढ़ा काम है और आसानी से बन नहीं सकता। लेकिन इसमें जो हमने कहा है ऐड एक्सपेंसेस में, जैसे हमने क्लिक कर दिया, अब इस ऐड एक्सपेंसेस में आपका पूरा लेजर खुला हुआ है। ये इस लेजर में आप एक्सपेंस हेड जो भी डालेंगे, अपने आप विद्यालय डाल सकते हैं अपने एक्सपेंस हेड। ये सारी लिस्ट जैसे खुल गई कि चेयर का कितनी खरीदनी है आपको, कितना खरीदा आपने, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कितना लगा, फर्नीचर में खर्चा कितना है, स्टेशनरी में खर्चा कितना है, रक्षाबंधन त्योहार आ रहा है तो उसके लिए क्या खर्च हमें करना है, चाय में क्या खर्च है, सब कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। और आप जैसे ही हेड सेलेक्ट करेंगे और उसमें अमाउंट डलवाएंगे, अपने आप आपका पीछे लेजर मेंटेन होता जा रहा है। अभी बहुत परेशानी होती है, अकाउंट के 2-3 लोग लगे रहते हैं, वो लेजर मेंटेन करते हैं, फिर 3-4 लेवल पे उसको चेक करना पड़ता है कि गलत तो नहीं हो गया, बिल मिलाते रहते हैं हम लोग, डे बुक बनाते रहते हैं। वो सारा इसमें बैकएंड पे अपने आप आ जाएगा। और एंड ऑफ द डे आप चाहेंगे कि डेली बैलेंस शीट निकाल लें हम, डेली की निकल आएगी। आप चाहेंगे मंथली निकाल लें, मंथली निकल आएगी। आप एनुअल निकालना चाहेंगे, एनुअल निकल आएगी। प्रशासनिक दृष्टि से एक फायदा और है कि डे टू डे आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो कई बार जैसे ये भी समस्या रहती है, कुछ जगह सरकार में भी ये समस्या रहती है, प्राइवेट सेक्टर में भी रहती है कि आज एंट्री नहीं की गई और महीने भर बाद उसमें कुछ मैनिपुलेशन हो गया, कुछ हेरा फेरी कर दी गई, कम ज्यादा कर दिया गया। तो जब आप डेली एंट्री को अपने रिकॉर्ड में ले लेंगे तो वो ऑप्शन अपने आप खत्म हो जाता है। हम लोग सरकार में बहुत सारी जगहों पे जाते हैं तो पता लगता है साहब पिछले महीने 2 एंट्री खाली पड़ी हैं, अभी आप इतना पैसा हमें दे दो तो हम वो एंट्री आपकी पिछले महीने में दिखा देंगे। होता है ना, ऐसा बहुत बार होता है, क्यों जी राजेंद्र, है ना? जी जी, करते हैं लोग, जी जी। भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है और हाँ स्थायित्व बिल्कुल को थोड़ा तनाव रहता है। तो हम लोगों के हाँ यहाँ बहुत ज्यादा। ये एंट्री डेली हो जाएगी तो किसी के जी पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा एडिट करने का। एंड ऑफ द मंथ हम्म, इसको हम जी लोग जी राइट करेंगे। जैसे अगर प्रदेश निरीक्षक के पास पासवर्ड होगा तो वो पासवर्ड लगा जी के एंट्री चेंज कर सकता है। अगर कोई जी एंट्री वाकई गलत हो गई तो फिर वो जी इसको राइट देंगे, प्रिंसिपल को राइट देंगे, प्रिंसिपल हाँ, बदल पाएंगे, प्रदेश निरीक्षक हम्म, होंगे वो कर पाएंगे, या जिसको भी दिया जाएगा वो कर पाएगा। ठीक है, वो पारदर्शिता रहेगी, पारदर्शिता रहेगी उसमें। रहती है प्लस बिल्कुल प्रशासन का नियंत्रण जी रहेगा। जी, जैसे नियंत्रण रहेगा। आप प्रदेश निरीक्षक हैं, आपके अंडर में 135-37 विद्यालय हैं, तो आपको याद रख जी पाना संभव नहीं है ना कि किस विद्यालय में क्या चीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे जी जी पारदर्शी सर्च एक्सपेंसेज एक कैटेगरी है, इसे हम क्लिक कर रहे हैं। तो सर्च एक्सपेंसेज में जैसे ही हम आएंगे तो जैसे अभी अकाउंट हमारा मेंटेन हो रहा था, तो अब उस अकाउंट में हो सकता है लगे कि मई में कोई पैसा जो खर्च किया गया वो सही था या नहीं सही था। तो आप डेट हाँ, फ्रॉम डेट टू इसमें दिखाई पड़ रहा है, तो आप मई से लेके और जुलाई तक का, आज की डेट तक का भर दीजिए इसमें। 1 मई 2020 से आज 30 जुलाई 2020 है, डाल दीजिए। और उसके बाद सर कौन सी कैटेगरी आप देखना चाहते हैं वो डाल दीजिए। जैसे ही सर्च कर देंगे अपने आप सारा डेटा आ जाएगा कि किस किस मद में क्या क्या खर्च किया गया था। जैसे अब नीचे आप देख पा रहे हैं ना, आ गया है एक्सपेंस में नेम, इनवॉइस नंबर, एक्सपेंस हेड, डेट, अमाउंट, सब कुछ आ गया। अब आपको लगता है कि इसमें कोई चीज गलत हो गई है तो आप यूजर आईडी पासवर्ड लगा के इसे यहाँ पे नहीं बदल सकते,
आपको फिर इसके लिए लेजर में जाना पड़ेगा बदलने के लिए। लेकिन आप इसका प्रिंट आउट किसी को देना चाहते हैं, जैसे प्रदेश निरीक्षक के स्तर पे ये चेक कर लिया गया कि ये गलती हो रही है और आपको उसका प्रमाण देना है, तो आप हमारा कर्सर जो जा रहा है आप देख रहे हैं उसमें कई कैटेगरी है कि इसको आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बगल में हम जा रहे हैं तो वो इसका एक्सेल सीट बन सकती है। तो उसके बगल में जा रहे हैं तो ये हमारी CSV सीट बन सकती है। इसके बगल में जा रहे हैं तो PDF फॉर्मेट में आप ले सकते हैं, और इसके बगल में जा रहे हैं तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो सब कुछ जब आप कर लेंगे तब फिर उसके बाद आप उस प्रमाण को जिसको भेजना है उसको भेज सकते हैं तुरंत जी। तो अब ये एक्सपेंस डिटेल्स आपने देख ली, सर्च एक्सपेंस की कैटेगरी हमारी आ गई थी, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं एक्सपेंस हेड। ये एक्सपेंस हेड फिर वही चीज आ गई जो पहले अभी हमने बताई थी। आप हेड वाइज कुछ एक्सपेंसेस को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, जिसको इसका राइट दिया जाएगा वो आदमी इसे कर पाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपको कम करना है, आप कम कर सकते हैं। पीछे गलत आ गया है खर्चा, उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जो काम हमें रजिस्टर में करना होता है, जो हमारे अकाउंट के लोग करते हैं, वो सारा काम आपके ऐप पे आपकी उंगली के इशारे पे चलेगा। इसके लिए किसी आदमी को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये अकाउंट आप लोगों को समझ आ गया कि इस अकाउंट से आपका कितना खर्चा हो जाएगा। अगर हम विद्यालय जोड़ें तो लगभग 20 से 25 हजार रुपया महीना बंधा खर्चा होता है खाली अकाउंट मेंटेन करने के पीछे, जिसमें रजिस्टर से लेके अकाउंट के लोगों की सैलरी, तरह तरह के लेजर, फिर उसकी ऑडिटिंग, दुनिया भर की चीजें, और सब जब हम लोग जोड़ते हैं तो 20 से 25 हजार रुपए महीने न्यूनतम आ जाता है, और वो काम आपको बगैर किसी खर्चे के इसमें कर लेना है। इसके बाद आप नीचे आइए तो असाइन रोल पे अब हम आ गए। ये सबसे पहले हम लोगों ने ट्रेनिंग के पार्ट के तौर पे दिया था असाइन रोल। ये असाइन रोल में जो कुछ भी चीजें थी वो टीचर असाइन करना, सब्जेक्ट असाइन करना, क्लास असाइन करना, सेक्शन असाइन करना, हमारे ख्याल से इसको रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पूरा आपको समझ आ चुका था। जी जी नहीं ठीक है। तो नई शिक्षा नीति पे हम लोग बात कर लें। कल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगभग 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति आई है इस देश में। 34 वर्ष पूर्व जो भी शिक्षा नीति आई थी वो आज बहुत सारे विषय उसके अप्रासंगिक हो गए थे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने पे हमारे विद्यार्थी कहीं कमजोरी महसूस कर रहे थे। तो इस शिक्षा नीति को तैयार करने में हमारे संगठन विद्या भारती का बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे कई पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी इस शिक्षा नीति को तैयार करने में निरंतर लगे रहे और इसकी बैठकों का अभिन्न अंग रहे। इस शिक्षा नीति के माध्यम से देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, नए भारत का निर्माण होगा। इसके लिए हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश की हेमचंद जी भाई साहब हमारे साथ हैं। हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि श्री हेमचंद जी भाई साहब के द्वारा हम उन मुख्य बिंदुओं को समझ पाएंगे जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाने वाले हैं। हेमचंद जी भाई साहब का बहुत जबरदस्त अनुभव है। राष्ट्रीय खेलकूद प्रभारी भी हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी हैं, पूर्व में राष्ट्रीय मंत्री भी रहे विद्या भारती के। इनका यहाँ आने से पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का जो अनुभव है वो हम लोगों को रोमांचित करता है। आज जो लेह लद्दाख की बात होती है, एनजी भाई साहब लगातार लेह लद्दाख हर वर्ष जाते रहे हैं और उस अंतिम गांव तक जाते रहे हैं जहां से पाकिस्तान दिखता था, और विद्या भारती के विद्यालय होने की वजह से उस गांव के लोग बोलते हैं कि ये गांव आज भारत में है, नहीं तो पाकिस्तान में चला गया होता है। तो ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के साथ हमें ये जानने का पहला मौका मिल रहा है, इसलिए हम चाहेंगे कि हेमजी भाई साहब आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें। इस बौद्धिक को हम आपके रूप में सुनना चाहेंगे। धन्यवाद सौरभ जी, आप सबका इस प्रबोधन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा भी सौरभ जी ने बताया, कल 29 जुलाई को
जिसको नई शिक्षा नीति नाम दिया है, वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसका कल जो अपनी भारत की कैबिनेट है उसके द्वारा उसको मंजूरी मिली है। लेकिन अगर हम भारत के इतिहास में कहेंगे तो कल भारत के इतिहास में 29 जुलाई गौरवशाली दिन रहा है। दो प्रकार से रहा है। एक तो राष्ट्र रक्षा के लिए राफेल, ये जो सबसे उच्च और उन्नत लड़ाकू विमान है, वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टेव नैवच नैवच। राष्ट्र रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, कोई व्रत नहीं है और कोई यज्ञ भी नहीं है। तो राष्ट्र रक्षा के लिए ये राफेल निश्चित रूप से वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ है। और ये केवल बेड़े में शामिल ही नहीं हुआ है और पूरी दुनिया में इसके कारण से हलचल है। हमारे विरोधी जो हैं वो बड़े चिंतित हैं इस समय, और भारत निश्चित रूप से एक सुरक्षित राष्ट्र बन गया है। तो एक तो ये राफेल शामिल हुआ है, तो इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भारत सरकार को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से भारत की सरकार भारत श्रेष्ठ बनाने में लगी हुई है। दूसरा गौरवशाली दिन है कि जो अभी जैसे बताया 34-35 सालों से शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, और हमारे आज तक जितने आयोग बैठे थे उन्होंने सब ने भारतीय शिक्षा की सिफारिश की थी। आज तक हम वो जो हम सब जानते हैं अंग्रेजी शिक्षा में ही पले बड़े थे, उसी को आगे ढो रहे थे। हर एक शिक्षाविद ये कहता था कि राष्ट्रीय शिक्षा में, देश की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, और वो आमूलचूल परिवर्तन मुझे लगता है कि कल हुआ है। अनेकों प्रकार से ये भारत की शिक्षा, ये मुझे लगता है कि भारत केंद्रित शिक्षा होने जा रही है, भारतीय शिक्षा होनी जा रही है। तो भारतीय शिक्षा जब होगी, भारत केंद्रित शिक्षा होगी, तो निश्चित रूप से जो हम सब का सपना है कि भारत फिर से जगत गुरु होगा, भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा। तो ये जो हमारी एक संकल्पना है, पूरे विश्व में श्रेष्ठ भारत बनेगा, तो निश्चित रूप से इस शिक्षा के कारण से, ये इस नीति के, शिक्षा नीति के कारण से ये भारत इस प्रकार से बनेगा। और इसके लिए भी मैं भारतीय सरकार को ये निश्चित रूप से साधुवाद भी देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, उनको बधाइयाँ भी देता हूँ और पूरे देश के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। विशेषकर विद्या भारती परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से विद्या भारती परिवार के लिए एक सुखद क्षण है, सुखद दिन कल का है। हम सब जब से विद्या भारती का काम प्रारंभ किए हैं, तो विद्या भारती का काम प्रारंभ करते हुए हमने प्रारंभ से ही कहा है कि देश की शिक्षा ये भारतीय शिक्षा होनी चाहिए, ऐसी शिक्षा जो सर्वांगीण विकास करे बालकों का। तो सर्वांगीण विकास क्या होता है हम सब जानते हैं, जिसको सामान्य भाषा में ऑलराउंड डेवलपमेंट लोग कहते हैं। तो सर्वांगीण विकास बालक का हो, तो उस सर्वांगीण विकास के आधार पर एक जिसको ये कहा जा सकता है राष्ट्र प्रेमी और देश प्रेमी, देशहित और समाज हित में काम करने वाला बालक निर्माण हो सके। एक नैतिक शिक्षा से ओतप्रोत संस्कार युक्त बालक ये उसमें निकलना चाहिए। उसके साथ साथ में स्वावलंबी बालक निकलना चाहिए, वो स्वावलंबी होना चाहिए, जिससे शिक्षा स्वावलंबन भी सिखाती है। तो आज अगर हम देखेंगे पहली की शिक्षा में हमारा बालक अगर निकलता है पढ़ने लिखने के पश्चात में, वो स्वावलंबी नहीं रहता है, वो एक प्रकार से बेरोजगारों की फौज इकट्ठी करने वाली ऐसी शिक्षा अभी तक चली है। तो इस शिक्षा के द्वारा इस प्रकार का होगा, तो उसमें सबसे बड़ा तो परिवर्तन मुझे लगता है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको कहा गया, अभी तक उसका नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया है इस समय में। वास्तव में तो हमारे अधिकारियों के मुंह से हमने कई बार सुना है, आप सब ने भी सुना होगा कई बार, कि ये मानव
ये संसाधन नहीं हो सकता है। तो ये तो मानव संसाधन विकास नहीं हो सकता है, संसाधन नहीं है मानव, इसलिए शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए। शिक्षा के लिए काम करने वाला मंत्रालय है, तो शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदला है, नाम रखा गया है, तो वो एक बदल हुआ है। दूसरा, जिस के बारे में हम लगातार चिंतन करते थे, चर्चा करते थे, वो जो जीडीपी है, तो जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। अब अभी तक हम सबके ध्यान में होगा कि वो भी अभी सरकार आई है 2014 के बाद, तो 2014 से जो सरकार आई है उन्होंने 4.43% जीडीपी का बनाया, उससे पहले से तो 2% भी नहीं था। तो ऐसा जो एक जीडीपी का 6% खर्च ये शिक्षा पर होगा, तो निश्चित रूप से शिक्षा एकदम से आगे बढ़ेगी, शिक्षा के लिए संसाधनों की कमी भी नहीं रहेगी। और मुझे लगता है कि हमारे सरकारीवा जी ने अभी कुछ दिन पूर्व ही बोला था कि धन के कारण से, शुल्क के कारण से कोई गरीब बच्चा इस शिक्षा के लिए वंचित न रह जाए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जब ये 6% सरकार शिक्षा पर खर्च होगा, तो हर एक बच्चा हमारा ये शिक्षा प्राप्त कर सकेगा, हमारा हर एक बालक आगे बढ़ सकेगा, हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वावलंबी शिक्षा मिलेगी, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। तो दूसरा, हम जो सब कहते ही थे, हमारे विद्या भारती में हमने पंचवदी शिक्षा पद्धति कहा है, और हमारा सबसे पहला हर एक शिक्षाविद, देश का जो शिक्षाविद है, वास्तव में शिक्षाविद, वो शिक्षाविद कहता था कि जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा है, वो मातृभाषा में होनी चाहिए। हम भी उसी के पक्षधर हैं कि मातृभाषा में अगर शिक्षा मिलती है बच्चे को, तो बच्चा जो है समझदार बनता है। दूसरों की थोपी हुई जो भाषा है उसमें अगर शिक्षा प्राप्त करता है बच्चा, तो बच्चा रटता है। वो तोते वाली कहानी हम सब ने पढ़ी, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो मातृभाषा में शिक्षा ये 5वीं तक अनिवार्य हो गई है, ये भी एक स्वागत योग्य कदम है। तो स्वागत योग्य नहीं, स्वागत करने वाला ही कदम है। तो ये मातृभाषा में हम अब बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। और दूसरा, इसके साथ साथ में जो दुकानें चली हैं, निश्चित रूप से दुकान चली है इस प्रकार की, उन दुकानों में भी लगाम लगेगी और ठीक प्रकार की शिक्षा बच्चा समझदार बन सकेगा मातृभाषा में शिक्षा के द्वारा। उसके साथ साथ में आगे उसमें यह भी प्रावधान है, उच्च शिक्षा भी मातृभाषा में बालक ले सकता है। तो उच्च शिक्षा में भी ये जो मातृभाषा है उसमें बालक शिक्षा ले सकता है, और विज्ञान विषय सहित सभी विषयों में जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो मातृभाषा में ये आएंगी, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। तो एक तो ये जो मातृभाषा में शिक्षण की बात आई है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है, जिसको विद्या भारती हम बहुत पहले से, या राष्ट्रीय विचार के जो लोग हैं वो प्रारंभ से ही कहते रहे कि भारतीय शिक्षा, भारत की शिक्षा ये बालक को मातृभाषा में मिलनी चाहिए। मातृभाषा माने जो बालक अपनी माँ से जिस भाषा को सीखता है, तो माँ से जिसको सीखता है उसी में बच्चा ठीक प्रकार से समझ भी सकता है, उसी में समझा भी सकता है, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा होगी। और उसके साथ साथ में दूसरा, हमने कल सुना होगा और अखबार में भी पढ़ा होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत संस्कृत भाषा सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। तो संस्कृत भाषा आगे बढ़ेगी। कल जब राफेल आया था तो उसमें भी उन्होंने संस्कृत में ही ये एक श्लोक बोल करके राष्ट्र रक्षा इसके बारे में कहा था। हमने अभी मन की बात सुनी होगी, उसमें भी उन्हें संस्कृत विषयों का, विशेष श्लोकों का उदाहरण दिया था। तो ऐसे संस्कृत प्रेमी हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। तो निश्चित रूप से संस्कृत भाषा, जिसको हम सब भाषाओं की जननी कहते हैं, ये पूरी जननी है, सब भाषाओं की जननी है, सब भाषाएं इसी में से होकर निकली हैं। चाहे हम केरल में चले जाएंगे, चाहे तेलुगु पढ़ेंगे, मलयालम हम सुनेंगे, तो अगर ध्यान से सुनते हैं तो अनेकों, मुझे लगता है 30 से 40% अगर वो धीरे धीरे बोलते हैं हमारे समझ में आ जाता है। उसका कारण होता है उसमें संस्कृत के शब्द निहित होते हैं। अगर संस्कृत जानने वाले हम हैं तो संस्कृत भाषा सहित सभी को बढ़ावा मिलेगा, और संस्कृत के द्वारा ही संस्कृति ये आएगी। तो भारतीय संस्कृति, इसके द्वारा उसका प्रचार प्रसार भी होगा।
तो ऐसी भारतीय संस्कृत भाषा भारत की और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा भी मिलेगा इस शिक्षा नीति के कारण से। तो ये भी मैं इसलिए भी स्वागत करता हूँ। और हम सामान्यतः विद्या भारती में अभी फिलहाल हम स्कूली शिक्षा की चर्चा करते हैं। हम सब ने पढ़ लिया होगा, तो ये 4 वर्गों में शिक्षा विभाजित की है। इस समय 4 स्टेज बना रखे हैं उसके। तो पहला तो फाउंडेशन है, तो उन फाउंडेशन में हम कहेंगे तो नर्सरी, केजी, अबर केजी, जिसको विद्या भारती प्रारंभ से ही ये कहती आई है अंकुर, अरुण और उदय, हमारी जो शिशु वाटिका की शिक्षा है, तो उसी को ध्यान में रख करके 3 कक्षाएं, ये माने ये फाउंडेशन के लिए 3 कक्षाएं, ये जिसको हम अंकुर, अरुण और उदय कहते हैं शिशु वाटिका में, उन्होंने इसका नाम नर्सरी, केजी, अपर केजी दिया हुआ है। और सामान्य भाषा में अभी बोल रहे हैं, इसका नाम क्या होगा अभी ध्यान वो नहीं है। दूसरा, उसके साथ साथ में पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, ऐसे 5 कक्षाएं ये पहले फेज में होंगी, जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा हुआ है। और इसमें ये दूसरी कक्षा तक होगा, तो सामान्यतः 3 से 8 साल के बच्चे इसमें कवर होंगे। और ये पूरी की पूरी शिक्षा जो हम खेल खेल में शिक्षा कहते हैं अपनी शिशु वाटिका के अंदर, बच्चा हमारे वहां कहा है कि 4 साल 4 माह 4 दिन का जब तक नहीं होता तब तक उसको लिखाना पढ़ाना नहीं चाहिए। उसको खेल में बच्चे की आयु सीखने की तो बचपन माने माँ के गर्भ से ही बच्चा सीख लेता है, उससे पूर्व ही सीख लेता है। इसलिए हमने जो है 0 to 5 तक की शिक्षा व्यवस्था भी की है। वो विद्या भारती ने इस प्रकार की कदम आगे बढ़ाया है, जिसको हमने शिशु वाटिका कहा है। तो ये जो इस प्रकार की शिक्षा है, ये सामान्यतः 3 से 8 वर्ष तक की होगी, नर्सरी से लेके माने अरुण, अंकुर से लेके दूसरी कक्षा तक। और इसमें एक्टिविटी बेस्ड शिक्षा होगी, ये जिसको हमने लर्निंग कहा है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, शिक्षण होगा, और उसी पर फोकस होगा, जिसको हम खेल खेल में शिक्षा कहते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, जिसको हम चाहते हैं। उसमें लिखाना, पढ़ाना, अंग्रेजी रटाना, ये सब नहीं होगा। ये तो हम सब ने, मेरे को 2-3 प्रसंग वैसे इसमें समय नहीं है, फिर भी मैं उसको सुनाने बिना नहीं रहूंगा। कि अभी मैं एक जगह जा रहा था, एक महिला अपने छोटे से बच्चे को लेके जा रही थी, रास्ते में थी, एक कुतिया आ गई, और वो बच्चा संभवतः मुझे लगता है कि वो इंग्लिश मीडियम के किसी स्कूल में पढ़ता होगा। और जब इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ता है तो वो उससे कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, अंग्रेजी में टिप 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 कर रही थी। और अगर उसके नाक में से वो आ गया तो उसको नोजी आ गई, नोजी आ गई, ऐसा ऐसा बताना कि है क्या है, उसको नहीं पता, नोजी नोजी ऐसी हो गई। कुतिया आ गई सामने, तो कुतिया के बच्चे ने कहा ये क्यों, कौन है, ये क्या है ये? तो उसने देखा ये तो कुतिया है। उसको ये तो पता था, अब वो इतनी अंग्रेजी जानने वाले तो थी नहीं, उसको ये तो पता था कि कुत्ते को डॉग कहते हैं, और हिंदी जानती थी वो। तो कुत्ते का विलोम कुतिया है, तो कुत्ता है तो फिर वो कुतिया है। तो उसने कहा कि अच्छा अंग्रेजी में इसको डॉग कहते हैं। तो उसने बेटा बेटा ये डॉगी है, डॉगी है। तो ऐसा जो स्वाभिमान शून्य आज समाज हो गया हमारा, ये स्वाभिमान शून्य मुझे लगता है नहीं होगा। फिर वो अपने स्वाभिमान में के साथ में खड़ा रहेगा, राष्ट्रभाषा मातृभाषा के प्रति स्वाभिमान बनेगा। तो ऐसे अनेकों प्रसंग हैं। एक बार हमारे एक अधिकारी सेवा प्रमुख थे, सूर्य नारायण जी, केरल के थे। एक बार हमारे प्रवास पर आए, उन्होंने, उनका बौद्धिक था, अखिल भारतीय प्रवास चल रहा था, तो उसमें कहा कि आज कैसी मानसिकता हो गई है। तो एक घर में जो है एक अधेड़ उम्र की महिला थी, वहां होली का चंदा लेने के लिए बच्चे जा रहे थे। तो जब चंदा लेने के लिए जा रहे थे तो चंदा मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि माँ, आंटी आंटी हमको जो है होली का चंदा दो। तो बच्चे उन्होंने सोचा, महिला ने, अधेड़ उम्र की महिला थी वो, उसको अंग्रेजी तो आती नहीं थी। तो उसने कहा कि अगर मेरे को आंटी कहते हैं, तो हिंदी तो जानती थी वो, तो मेरे को चाची कह रहे, इसका मतलब चाचा। तो चाचा को निश्चित रूप से इन्होंने अगर आंटी कहा है तो आंटा कहते होंगे उसको अंग्रेजी में। तो उसे तुरंत से बोला, बेटा तुम्हारे आंटा भी घर में नहीं है, जब आंटा आ जाएंगे तो ले जाना। तो ये जो है इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस प्रकार के जो संवेदनहीनता है, ये जो इस प्रकार का है, तो ये अब इस दृष्टि से नहीं होगा। तो ऐसे खेल खेल में शिक्षा होगी, मातृभाषा में सिखाया जाएगा, तो बच्चे स्वाभिमानी बनेंगे निश्चित रूप से। तो एक तो ये फाउंडेशन है। दूसरा प्राथमिक है, हम सब ने पढ़ लिया होगा, 3री 4थी 5वीं कक्षा तक के बच्चे, दूसरी प्राथमिक इसको कहलाएगा।
ये भी प्रयोग आधारित शिक्षा होगी, गतिविधि आधारित, जिसको हम लर्निंग बाय डूइंग कहा हुआ है। तो गणित, विज्ञान, कला आदि विषयों का शिक्षण इसमें होगा और सामान्यतः 8 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु के छात्र इसमें सम्मिलित होंगे। और तीसरा जो है वो माध्यमिक है, छठी, सातवीं, 8वीं है, तो इसमें ये विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा। 12 से लेके 14 वर्ष तक की, 15 वर्ष तक की शिक्षा की व्यवस्था होगी। और इसमें एक जो विशेष बात है, जो मैंने कहा, शिक्षा स्वावलंबन सिखाती है, तो छठी कक्षा से ही कौशल विकास के पाठ्यक्रम होंगे इसमें, और अनिवार्य रूप से व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और विशेषकर जो वहां का लोकल क्राफ्ट है, अगर माना कहीं बांस बहुत होता है तो बांस से संबंधित कोई वहां क्राफ्ट है तो उसको सिखाएंगे, और लेकिन उसके लिए 10 दिन का इंटर्नशिप भी करनी होगी बच्चे को, ताकि वो अगर माना बीच में छोड़ता है, कम से कम बांस से कुछ न कुछ बनाना तो उसको आएगा, वो स्वावलंबी बन सकेगा। तो ऐसे स्थान स्थान का जो लोकल जो क्राफ्ट है उसके आधार पर उसको सिखाया जाएगा, और उसकी निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे व्यवसायिक शिक्षा प्रारंभ से ही होगा, और इंटर्नशिप भी उसको करनी होगी 10 साल की। और इसके साथ साथ में अगला जो बहुत अच्छी बात है उसमें जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान ये अलग से करने का प्रावधान रहेगा उसमें। तो इस प्रकार से जो प्रतिभाशाली होंगे, अपने अपने माने ट्रेड में, विषय में आगे बढ़ने वाले होंगे, तो उससे भारत में जो हुनर है वो निखर के आएगा, उसको उसी प्रकार से ट्रेनिंग मिलेगी। तो हमारा जो क्राफ्ट है, हमारी जो भारत की संस्कृति है, वो जो इस प्रकार का सब कुछ है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो उसमें गौरव का अनुभव भी बच्चों को होगा, सभी पूरे देश को होगा। और तीसरा जो माध्यमिक है, 6ठी से 8वीं तक बता दिया, चौथा सेकेंडरी है। तो चौथे वर्ग में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई होगी, और सामान्यतः 14 से 18-19 वर्ष जो हम अंडर 19 कहते हैं 12वीं वालों को, इसके छात्र होंगे। और इनको विषयों को चुनने की आजादी होगी बच्चों को। और रटना, हम जो कहते हैं रटंती विद्या फलंती नाही, तो रटने के स्थान पर ज्ञान बढ़ाने की ओर ये जोर होगा, इस पर इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा। और विषय के साथ साथ जो बच्चे ने विषय निश्चित किया है, तो उसके साथ साथ में बहु विषयक जानकारियों को बढ़ावा मिलेगा, वो भी कर सकता है। और इसलिए जो ज्ञान बढ़ाने का होगा रटने के स्थान पर, तो इसमें पाठ्यक्रम भी कम होगा। तो ऐसा कुल मिलाकर के ये 4 स्टेजों पर ये अपना ये जो स्कूली शिक्षा, जिसको विद्या भारती अभी करती है स्कूली शिक्षा के लिए 4 स्टेजेस होंगे, जिसको हमने 4 वर्ग कहा। तो इस प्रकार से एक ये हमारे जो हम विद्या भारती के लोग हैं, इस 4 प्रकार की स्टेजेस और मातृभाषा में शिक्षण, लर्निंग बाय डूइंग, जिसको हम लगातार कहते रहे, हम कहते हैं माननीय लज्जाराम जी का विद्या भारती को बहुत बड़ा योगदान है। जो अभिनव शिक्षण पद्धति, पंचपदी शिक्षण पद्धति जो लज्जाराम जी ने दी है, तो एक प्रकार से उसी पंचपदी पर आधारित शिक्षण की व्यवस्था ये केंद्र सरकार करने जा रही इस शिक्षा नीति के तहत। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक सुअवसर है। तो हम जो विद्या भारती की बातचीत आज तक करते थे, संस्कृत भाषा की बातचीत करते थे, 5 आधारभूत विषय हम जो, जिसमें एक संस्कृत था, उस संस्कृत की हम बातचीत करते थे। तो संस्कृत विषय और प्रारंभिक शिक्षा माने 12वीं तक की शिक्षा के साथ साथ में उच्च शिक्षा में भी संस्कृत विषय का चयन करने का ये विकल्प रहेगा, ये रहेगा शिक्षा के साथ साथ में। ये भी बहुत बड़ी एक बात होने वाली है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की जो अपनी स्कूली शिक्षा है उसके संबंध में ये मोटी मोटी कुछ जानकारियां, इसका अभी डिटेल में जाएंगे तो बहुत आता रहेगा, लेकिन इसके लिए अब जैसे प्रारंभ का हमको करना क्या है, करनी क्या है, तो एक तो हमको ये है कि मातृभाषा में शिक्षण हो, इस प्रकार का प्रयत्न हम सबको, हमारे भैया बहनों में, हमारे अभिभावकों में इस प्रकार से भाव निर्माण करना पड़ेगा। ये मातृभाषा में शिक्षण क्यों अनिवार्य है। हो सकता है कि जो तथाकथित उस प्रकार की मानसिकता के हैं जो आज तक विरोध करते रहे, वो कहते हैं अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा तो क्या सीखेगा, भारत कैसे काम सीखेगा। ऐसे जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं वो देश में गलत वातावरण भी निर्माण कर सकते हैं। तो मुझे एक तो ये लगता है कि हम सब लोग मिल करके इस प्रकार का एक वातावरण यहाँ बनाएं कि सभी अभिभावक, सभी भैया बहनों के मन के अंदर ही रहे, हाँ बहुत अच्छा है, हम मातृभाषा में सीखेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हम समझदार बनेंगे, हमारे बच्चे समझदार बनेंगे, ये बच्चे रटने वाले नहीं बनेंगे, फिर बच्चे का बोझ भी कम होने वाला है।
जो लगातार कहा कि बस्ते का बोझ कम हो कम हो कम हो, तो वो भी होने वाला है। और उसके साथ साथ में जो अपने लिए बहुत अच्छा है, हम तो हमारे विद्यालयों में तो सामान्यतः शुरू में ही जब विद्या भारती या शिशु मंदिर योजना प्रारंभ हुई थी, उसी समय हमारे अधिकारियों ने कहा था कि ये हम जो है कॉमन मैन की शिक्षा की चिंता करेंगे। तो हमारे वहाँ तो मध्यम वर्ग के, मिडिल क्लास और इस प्रकार के बच्चे आते हैं। हमारे विद्यालयों में तो फीस बहुत कम होती है, लेकिन ना पूरे देश के अंदर एक जो व्यवसाय चला हुआ है, शिक्षा का में एक धंधा चला हुआ है, तो उसके लिए अब जो फीस की सीमा तय होने वाली है, तो ये सब लोग गिड़गिड़ाएंगे, सब प्रकार का विरोध करेंगे, हर एक निचले स्तर तक जा सकते हैं। तो इसके लिए भी अपने अभिभावकों को, लोगों को मुझे लगता है प्रबोधन करने की आवश्यकता होगी। तो एक तो ये जो है मातृभाषा की शिक्षण पर, दूसरा ये जो अपने फीस की सीमा तय हो रही है इस पर। वैसे तो फीस की सीमा तय हो रही तो सब अभिभावक प्रसन्न नहीं होंगे, तो लेकिन फिर भी इसके लिए भी हमको एक वातावरण अच्छा बनाना पड़ेगा। और तीसरा जो बहुत अच्छा इसमें आया हुआ है, तो अध्यापन के लिए भी मानक बदलेंगे। तो हम अभी तक जो कल परसों हमने बहन इंदुमती जी से सुना था कि शिक्षक और शिक्षार्थी, गुरु और शिष्य, ये कक्षा कक्ष में तो दो ही हैं, वास्तव में कक्षा कक्ष के द्वारा ही भविष्य बदलने वाला है देश का। तो ये शिक्षक है, तो शिक्षक हम सब अधिकारियों से सुनते हैं, हमारे मन के अंदर भी आता है कि आज तक अधिकांश अगर देखेंगे हमारी विद्या भारती के अंदर जो हमारे आचार्य बहनें हैं, आचार्य भाई हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह रहा, लेकिन आज क्या है, मजबूरी में शिक्षक बनता है। तो जिसको कहीं कुछ नहीं मिला, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, वो सोचता है चलो आज अब शिक्षक ही बन जाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति बनी है, तो उसके स्थान पर अब अध्यापन के लिए मानक बदलने वाले हैं। और सरकार ने तय कर रखा है 230 तक 4 साल की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री जरूरी की जाएगी। तो इंटीग्रेटेड बीएड माने प्रारंभ से ही बीएड अध्यापक बनना है, इस प्रकार की मानसिकता लेकर के जो आगे बढ़ेगा, तो मुझे अध्यापक बनना चाहिए, ऐसा जिसके मन के अंदर आएगा, तो जब वो मन में ये होगा कि मुझे अध्यापक बनना है, तो अध्यापक के सब प्रकार के कौशल सीखेगा और फिर ठीक अध्यापक हमारे भारत को मिलेंगे। तो इसलिए आज जो अध्यापकों का एक टोटा जैसा है कि कहीं कुछ नहीं, कहीं नौकरी नहीं मिली तो अध्यापक ही बन जाते हैं, तो इस प्रकार का एक जो भारत के अंदर चल रहा है, मुझे लगता है इसके कारण से इसमें भी होगा। तो अध्यापन की दृष्टि से भी ये स्कूली शिक्षा के लिए बहुत अच्छे होने वाला है। तो इंटीग्रेटेड बीएड जब ये प्रारंभ हो जाएगा, तो 2030 तक तो पूरी प्रकार से अनिवार्य हो ही जाने वाला है। तो मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा भारत के भविष्य के लिए होगा, अच्छे अध्यापक हम सबको मिलने वाले हैं। तो ये कुछ स्कूली शिक्षा के बारे में इस प्रकार की बातचीत थी। और उच्च शिक्षा में भी काफी उन्होंने कुल मिलाकर के बदलाव किए हैं। तो उसमें पाठ्यक्रम बदल सकते हैं, अपनी विषयों को बदल सकते हैं, इस प्रकार का अधिकार रहेगा। अब एमफिल करना अनिवार्य नहीं है, सीधे पीएचडी कर सकते हैं, इस प्रकार के अनेकों प्रकार के विषय आए हैं। उच्च शिक्षा का विषय, उसको उच्च शिक्षा वाले सारा कुछ देखेंगे। तो हमको अभी फिलहाल इस प्रकार की तैयारी, और हम अपने भैया बहनों को, विद्या भारती को, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा दायित्व जो कंधे पर आएगा, वो है कि जो हमारी, जिसको हम शिशु वाटिका कहते हैं, वैसे तो हमारा पाठ्यक्रम बना हुआ है, लेकिन उसके पश्चात भी हम सरकार के पास में अगर अपना पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर सकेंगे ठीक प्रकार से, तो हमारी जो क्षेत्र की इस प्रकार की शिशु वाटिका की बहनें हैं, उनके द्वारा जो हम अंकुर, अरुण और उदय, इस प्रकार के जो हम पाठ्यक्रम हैं, उस पाठ्यक्रम को और अच्छा बना करके, खेल खेल में शिक्षा का बना करके, अब उसमें अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान तो होगा नहीं, वो भी कराएंगे तो खेल खेल में कराएंगे। तो इसलिए उसको हम ठीक प्रकार से कर सकें, वो हम प्रस्तुत कर सकें, ऐसी सिद्धता हमारे ये जो शिशु वाटिका की बहनें हैं ऐसी चाहिए। तो उनको बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो हमारे जो पूर्णकालिक शिशु वाटिका के विजय जी हैं, उनको भी इस दिशा में बहुत बड़ा एक प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ऐसा थोड़ा अलग अलग प्रकार से हमको विचार करना होगा। तो फिर लर्निंग बाय डूइंग वाला है, गणित, विज्ञान, कला, हमारे पंचवदी शिक्षण पद्धति है, उसमें हमने बना रखा है। लेकिन हमारे जो अभी LMS ऐप ये चल रहा है, इसमें भी इसी प्रकार का पाठ्यक्रम, इसी प्रकार के कंटेंट ये देने पड़ेंगे, इसी प्रकार से क्लिपिंग देनी पड़ेगी, ताकि हर एक बच्चा विज्ञान विषय को, कला विषय को, गणित विषय को, सामाजिक विषय को वो लर्निंग बाय डूइंग प्रयोगात्मक विधि से सीख सके।
तो उसको कहते हैं जो अनुभूत आधारित ज्ञान, माने जो मैं करता हूँ तो मैं भूलता नहीं हूँ। तो जो करके व्यक्ति जब करता है तो भूलता नहीं है उसको, ये जो इसके पीछे का सिद्धांत है, तो ये इसमें होगा। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार के काम हमारे करने की आवश्यकता है। तो ऐसा हम सब लोग विचार करें तो मुझे लगता है कि किसी को इस बारे में कुछ जानकारी, वैसे सब ने अखबार पढ़े ही होंगे, तो कल से इसमें नेट में भी आ रहा, इधर भी आ रहा, उधर भी आ रहा, सब प्रकार से जानकारियां आ रही हैं। मुझे तो जागरूक जो लोग हैं उन्होंने एकदम से इस सबको पढ़ लिया होगा, जानकारी ले ली होगी। तो एक अच्छा, मैं जो प्रारंभ में कह रहा था कि एक आमूल चूल परिवर्तन, जिसको मांग हम लगातार कर रहे थे, शिक्षाविद कर रहे थे, मुझे लगता है वो परिवर्तन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब शिक्षा मंत्रालय हो रहा है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार का काम हो रहा है, तो भारत का भविष्य सुंदर होगा, अच्छा होगा। मैं भारत के सुखद भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सब लोगों ने कुछ जानकारी लेनी हो, देनी हो, तो आप इस प्रकार की जानकारी ले दे सकते हैं। आप सब ने मेरी बात को सुना, तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, और LMS ऐप की ओर से भी आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जी सौरभ जी। धन्यवाद भाई साहब, आपने जो जानकारी दी उससे हम लोगों का मार्गदर्शन भी हुआ और विचार भी क्लियर हुए। कुछ विषय अभी ऐसे आएंगे जिनको समय के साथ हम लोग आत्मचिंतन के माध्यम से इसी ऐप पे और जुड़ते हुए लिस्ट करेंगे, और लिस्ट करने के बाद जब तक कैबिनेट से नहीं पास हो जाता है तब तक इसकी कैबिनेट चर्चा से हो हम गया कल पास? लगातार। जी, कैबिनेट पास हो, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी कल? अब कैबिनेट की मंजूरी हो गई? अभी संसद में जाना है भाई साहब इसे। कैबिनेट ने पास कर दिया, अभी लोकसभा हाँ, कैबिनेट राज्यसभा मंजूर हो को गई। पास करना पड़ेगा इसे। तो इसमें हम लोगों को लगातार आंदोलन चलाना पड़ेगा कि इसकी खूब बड़ाई की जाए, जिससे ये पूरे देश में हाँ, माने ऐसे रूप में स्थापित हो जाए। क्योंकि इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने विद्या भारती के संदेश को, अपनी पद्धतियों को समाज के सामने ला पा रहे हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। जी। हम अपने क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी से चाहेंगे कि इस पूरी परिचर्चा का समापन और धन्यवाद उनके माध्यम से हो जाए तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर जयप्रताप सिंह जी। सभी को नमस्कार। आज की ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें ऑनलाइन कैसे हम अपनी सारी चीज़ों को करेंगे, उसके बारे में सौरभ जी ने बहुत विस्तार से चीज़ें रखी हैं, जिसमें एडमिशन को लेकर और एग्जामिनेशन, फिर उसका रिजल्ट, और जो अपना स्कूल के और भी प्रोसेसेस हैं, उसमें अकाउंट है या बच्चों के या बच्चों से संबंधित या अध्यापकों से संबंधित जो भी अन्य क्रियाकलाप होते हैं, वो सारा का सारा ऑनलाइन होने वाला है। और वो किस तरह से होगा और हमारा जो ऐप है वो कैसे काम करेगा, उसके बारे में विस्तार से आपने बताया। और हमको लगता है जो लोग भी हमारे विद्या भारती के सुन रहे हैं, उससे निश्चित रूप से उनको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि जो हमारा नया सिस्टम है उससे हम और बेहतर कर पाएंगे। उससे समय की भी बचत होगी और हमारे जो संसाधन हैं वो भी और इफ़ेक्टिव हो जाएंगे। आज हेम जी ने भी बहुत विस्तार से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसे कैबिनेट ने अप्रूव किया है और उसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं और जिस तरह से वो हमारे समाज को दृष्टि में रख करके बनाई गई है, उससे जो हमको लाभ होने वाले हैं उसके बारे में एक अच्छे से हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम सभी लोग, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विषय थे और ये दोनों ही आज की सत्र में उनको कवरेज मिला है। और एक और विषय हेम जी ने लिया है जो कल ही का विषय है कि हम रक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से राफेल
हमारे देश में आए हैं, उससे हमारी सुरक्षा निश्चित तौर से, हमारा देश और अधिक सुरक्षित हुआ है। और एक सुरक्षा का अनुभव भी पूरे देश में लोग कर रहे हैं। जिस तरह से भारत की पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ जो संबंध है वो तनावपूर्ण अभी के नया समय है उसमें रहे हैं, तो उसको देखते हुए ये बिल्कुल उचित समय था कि हमारी रक्षा की व्यवस्था जो है और मजबूत होती है। और भी आने वाले समय में रक्षा से संबंधित बहुत सारे करार भारतीय सरकार ने किए। रूस से भी S-400 आने वाला है, जिससे भी और मजबूत होगी हमारी सुरक्षा। अमेरिका के साथ भी बहुत सारे समझौते हुए हैं और लगातार हमारी सुरक्षा जो है लगातार मजबूत हो रही है। और हमारा जो आत्मविश्वास है वो देश के रूप में निश्चित तौर से लगातार बढ़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने सरकार के तौर पे जो निर्णय लिए हैं उससे आने वाले समय में निश्चित तौर से हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिला के ये सत्र हम सभी के लिए एक प्रेरणास्पद रहा है। और इस सब के लिए मैं अपनी ओर से सौरभ जी को, आदरणीय हेम जी को और जितने लोग भी इस चर्चा में जुड़े उन सबको मैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की ओर से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर जयप्रताप जी। आपने अच्छा संबोधन दिया, प्रेरणादायक भी था और आगे के लिए रास्ता भी खोल रहा है। तो इसमें प्रांतीय स्तर पे भी हम लोग निरंतर बैठ के करते रहें जब तक लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं हो जाता, क्योंकि अभी इसमें बहुत अटैक किए जाएंगे, विपक्षी लोग बहुत सारे प्रश्न उठाएंगे, तो ये लगभग ये निरंतर चलाना होगा हमें। इसी के साथ हम अगर आपकी अनुमति हो हेम जी भाई साहब, तो इसे समाप्त करें आपकी चर्चा को। ठीक है, ठीक है भाई साहब। मंत्र मंत्र बोले थे, मंत्र राजेंद्र जी मंत्र कराओ। जी करा रहा हूँ। कैमरा ऑन कर दीजिए राजेंद्र बाबू। भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति।